class 11 students, welcome back to my YouTube channel. So you are watching part 3 of history chapter 5, that is nomadic empire. तो पिछली वीडियो में जहाँ से छोड़ा था तो वहीं से स्टार्ट करते हैं. सो देखो, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी. जंगीज खान की डेथ के बाद जो एक्सपेंशन था एम्पायर में वो दो फेजेस के अंदर डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट फेज इस टाइम पीरियड को बोला जाता है 1236 टू 42. ठीक है, इस टाइम पे रशियन स्टेपीज, बल्गर, कीव, पोलैंड, हंगरी, यहाँ पर एम्पायर का एक्सपेंशन देखने को मिला था. और सेकेंड फेज इस टाइम पीरियड को बोला जाता है 1255 से 1300 को. ठीक है, तो इस टाइम पे चाइना, ईरान, इराक, सीरिया, यहाँ पर कंक्वेस्ट चल रहे थे. और इन कैंपेन्स के बाद जो एम्पायर की जो बाउंड्री थी ना वो स्थिर हो गई थी, स्टेबलाइज हो गई थी. इतना ज़्यादा उसके अंदर एक्सपेंशन देखने को नहीं मिला. तो चलिए फर्स्ट फेज को डिटेल में समझते हैं. Though the Mongol military forces met with few reversal in the decade after 1203 CE. तो 1203 सेंचुरी के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले थे मंगोल मिलिट्री फोर्सेस के अंदर. लेकिन 1260s के बाद क्या होता है, ये जो एम्पायर है ना ये वेस्ट की तरफ से गिरना शुरू हो जाता है. उनके जो कैंपेन्स थे वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं 1260s के बाद. तो वो हम सेकेंड फेज में समझेंगे. इट वॉज इन द स्पिरिट ऑफ जंगीज़ खान आइडल्स दैट इज ग्रैंड सन मोंके. अब देखो, जंगीज़ खान का इतना दबदबा था, इतनी पावर थी कि उनके जो ग्रैंड सन थे, जो पोते थे मोंके, उन्होंने एक फ्रेंच रूलर लुइस 9 को धमका दिया था, डांट दिया था, वार्निंग दे दी थी. ठीक है, तो 1236 से 41 इस टाइम पे क्या हुआ, जो बाटू थे, जो दूसरे ग्रैंड सन थे, पोते थे जंगीज़ खान के, उन्होंने रशियन लैंड्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था मॉस्को तक. और उन्होंने पोलैंड के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, हंगरी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, और उन्होंने वियना के बाहर तक अपने कैंप्स लगा लिए थे. ठीक है, 13th सेंचुरी में क्या होता है, ऐसा लग रहा था कि इवन भगवान भी जो है वो मंगोल्स की साइड है. एटर्नल स्काई वॉज ऑन द साइड ऑफ मंगोल्स. Many parts of China, Middle East and Europe saw Genghis Khan conquest as the wrath of God. मतलब इन सभी इलाकों में, चाइना, मिडल ईस्ट, यूरोप, यहाँ पर बहुत सारे कंक्वेस्ट देखने को मिले और सभी के सभी आक्रमण के अंदर जो है मंगोल्स की जीत साबित हुई. ऐसा लग रहा था कि भगवान भी इवन मंगोल्स की ही साइड है. ठीक है, सेकेंड फेज. तो 1260s के बाद क्या होता है, जो मंगोल एम्पायर है वो वेस्ट की तरफ से टूटना शुरू हो जाता है. वेना, वेस्टर्न यूरोप, इजिप्ट, ये सारे पहले मंगोल फोर्सेस के कंट्रोल के अंडर थे. हाउएवर दे रिट्रीट फ्रॉम हंगेरियन स्टेपीज. क्या होता है बाद में चल के कि मंगोल्स जो है ना वो हंगेरियन स्टेपीज से पीछे हट जाते हैं और वो इजिप्शियन फोर्सेस से भी हार जाते हैं. तो ये कुछ नए पॉलिटिकल ट्रेंड्स के वजह से होता है. तो क्या रीज़न था कि भाई एकदम से जो मंगोल्स इतने अच्छे से कंट्रोल कर रहे थे, इतना ज़्यादा उन्होंने एक्सपेंशन कर लिया था, तो एकदम से वो कैसे हारने लगे थे, क्यों उन्होंने हंगेरियन स्टेपीज से बैक ऑफ कर लिया था, क्यों वो इजिप्शियन फोर्सेस से हार गए थे. तो उसके पीछे दो रीजन से वो हम समझते हैं. द फर्स्ट वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ सेक्शनिज्म विद इन द मंगोल फैमिली. अब देखो क्या चल रहा था, एक इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी. ये सोच रहे थे कि भाई अब कौन राजा बनेगा. जोची, ओगदेई, इनके बीच में एक्शन चल रहा था कि भाई अब किसको ग्रेट खान की पोजीशन मिलनी चाहिए. तो क्या हुआ, ये जो इंटरेस्ट है, ये जो टॉपिक था, ये यूरोप में कब्जा करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इनके लिए. सेकेंड रीज़न क्या था, जो जोची और ओगदेई लाइनेजेस थी, दे वर मार्जिनलाइज्ड बाय तोलेद ब्रांच. यानी कि जो तोलेद ब्रांच थी वो ज़्यादा पावरफुल साबित हुई एज़ कम्पेयर टू जोची एंड ओगदेई ब्रांच या फिर लाइनेजेस. ठीक है, और ये सारे ही जंगीज़ खान के डिसेंडेंट्स थे. ठीक है, जोची अलग उसका बेटा था एंड ओगदेई दूसरा बेटा था एंड तोलेद दूसरा बेटा था, और उनकी फर्दर जनरेशन को ब्रांचेस या फिर लाइनेजेस बोला जाता है. तो जो जोची के और जो ओगदेई के जो बेटे थे, फर्दर जनरेशन्स थी, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी एज़ कम्पेयर टू तोलेद जनरेशन या फिर डिसेंडेंट्स. अब देखो, वेन मोंके अ डिसेंडेंट ऑफ तोले, तो मोंके एक तोले के डिसेंडेंट थे. ठीक है, तोले ब्रांच से आते थे, तो वो राजा बने और उन्होंने ईरान के अंदर कैंपेन्स बनाने की सोची. ठीक है, 1250s के दौरान. लेकिन तोलेद का तो इंटरेस्ट था चाइना में कब्जा करने के रिलेटेड, यानी कि अब वो चाइना में कब्जा करना चाहते थे तोलेद. ठीक है, तोलेद जो थे वो मोंके के ही फैमिली मेम्बर थे. ठीक है, तो इसके वजह से
उन्होंने चाइना के अंदर कॉन्क्वेस्ट करना शुरू कर दिया 1260s के अंदर। अब फोर्सेस और सप्लाईज जो थे वो सारे चाइना के कॉन्क्वेस्ट में लग रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे दूसरी जगह से भी अटैक होने लगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मंगोल फील्डेड अ स्मॉल अनस्टाफ्ड फोर्स अगेंस्ट द इजिप्शियन मिलिट्री। अब इजिप्ट वाले लोगों ने भी, इजिप्शियन मिलिट्री ने भी हमला कर दिया, तो उनके पास बहुत छोटी आर्मी बच गई थी, बहुत कम सप्लाईज बच गए थे इजिप्शियन मिलिट्री से लड़ने के लिए, क्योंकि वो चाइना के अंदर अपने हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे। सो द डिफीट एंड increased preoccupation with China of Toled family marked the end of western expansion of the Mongol। अब क्या हुआ, इससे वो हार गए, इजिप्शियन मिलिट्री से वो हार गए, क्योंकि वो अपनी मिलिट्री सप्लाईज तो कहीं और यूज़ कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, जब ये तोलेद फैमिली जो है इनके साथ लड़ाई में वो हारे, उसके बाद जो मंगोल्स का जो एक्सपेंशन था वो एकदम से ख़त्म हो गया। ठीक है, वेस्टर्न एक्सपेंशन खत्म हो गया। एट द सेम टाइम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जोचित एंड तोलेद, सिमिलर टाइम पे जोची और तोलेद के डिसेंडेंट्स के बीच में जो है वो लड़ाई चल रही थी रशियन और ईरानियन फ्रंटियर को लेके। डाइवर्टेड द जोचीज अवे फ्रॉम द फर्दर यूरोपियन कैंपेन्स। तो इससे क्या हुआ, इस लड़ाई के वजह से अब उनका ध्यान जो था जोचीज़ का वो यूरोपियन कैंपेन से हट गया था। अब वो रशियन ईरानियन फ्रंटियर के ऊपर लड़ रहे थे, तो ऐसे में क्या हुआ, दूसरी तरफ से भी गिरना शुरू हो गया। मंगोल एक्सपेंशन वाज सस्पेंडेड इन द वेस्ट बट देयर कैंपेन्स डिड नॉट स्टॉप इन चाइना। वेस्ट की तरफ से बेशक एक्सपेंशन बंद हो गया था, लेकिन उनके कैंपेन्स चाइना में अभी बंद नहीं हुए थे, विच वॉज रीयूनाइटेड अंडर मंगोल्स। मंगोल्स के पास ही थे चाइना का कंट्रोल। अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ऑफ जंगीज़ खान रूल। तो आज ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी वन शॉट रिवीजन हम करने वाले हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने इस संडे को आपका एक लाइव लिया था, वैसे ही मैं लाइव में आपको या तो वन शॉट में डिस्कस करवाऊंगी पूरा चैप्टर, या फिर MCQ या क्वेश्चन आंसर्स के हम रिवीजन किया करेंगे। तो हर संडे ज्वाइन करना मत भूलना लाइव सेशन को, ठीक है, मैं याद दिला रही हूँ। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा है तो। एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ऑफ जंगीज़ खान रूल। अब जंगीज़ खान के रूल के क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स थे, कैसे वो कंट्रोल किया करते थे, वो हम समझते हैं। ड्यूरिंग द रीन ऑफ जंगीज़ खान सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स वर रिक्रूटेड फ्रॉम द कंक्वायर्ड लैंड्स। जहाँ जहाँ पर मंगोल एम्पायर का कब्जा होता था वहाँ वहाँ से वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो है रिक्रूट करते थे, अपॉइंट करते थे। बट दे वर डिप्लॉयड इन डिस्टेंट एरियाज़। लेकिन ये बहुत समझदार थे, उन्हीं एरियाज़ में वो उन्हें एम्प्लॉय नहीं करते थे, वो कहीं और भेज देते थे उन्हें, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। चाइनीज़ सेक्रेटरीज वर पोस्टेड इन ईरान। जो चाइनीज़ सेक्रेटरीज थे उन्हें ईरान में पोस्ट कर दिया, और जो ईरानियन थे यानी कि पर्शियन थे उन्हें चाइना में पोस्ट कर दिया, यानी कि उनको उनके खुद के नेटिव लैंड में कभी भी उन्होंने एम्प्लॉय नहीं करा। दीज एडमिनिस्ट्रेटर्स हेल्प्ड इन इंटीग्रेटिंग द डिस्टेंट रीजन्स। इससे क्या होता था, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, ये कंट्रोलर्स जो है वो इन दूर दूर के इलाकों को लिंक कर देते थे, यूनाइट कर देते थे, इंटीग्रेट कर देते थे। देयर बैकग्राउंड्स एंड ट्रेनिंग वर ऑलवेज यूजफुल इन कंट्रोलिंग द नोमैडिक प्रेडेशन ऑन सेडेंटरी लाइफ। अब इनका जो बैकग्राउंड होता था इन एडमिनिस्ट्रेटर्स का, इनकी जो ट्रेनिंग थी, उससे वो आराम से इस नोमैडिक एम्पायर के ऊपर कंट्रोल कर पाते थे। These administrators retained the confidence of their masters till the time they continued to increase revenues for them। जितना ज़्यादा वो अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर पाते थे वो एडमिनिस्ट्रेटर, उतना ज़्यादा उनके मास्टर्स को उनके ऊपर विश्वास होता था, उतने ज़्यादा वो अपने मास्टर्स के प्रति अच्छे रहते थे। These administrators could sometimes command considerable influence। अब क्या होता था, कई बार ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे ना, ये कमांड भी कर पाते थे और इनकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती थी इनके एरिया के अंदर। अब यसा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। सो ये क्या था, ये था लीगल कोड ऑफ जंगीज़ खान, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट यसा वॉज ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड बाय जंगीज़ खान एट द कुरिलताई। अब कुरिलताई क्या थी ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछली वीडियोज़ के अंदर। तो देखो, यसा जो था वो जंगीज़ खान ने एक कुरिलताई में बनाया था। 1206 में जो कुरिलताई हुई थी उसमें, विद द एम टू रीऑर्गेनाइज मंगोल सोसाइटी। और उन्होंने ये क्यों बनाया था, ताकि वो मंगोल सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज कर सके और उसे एक नई शेप दे सके। जब ये यसा बनाया गया था ना, यानी कि ये जो रूल्स बनाए गए थे, यसा क्या होता है, कुछ रूल्स जिनके मदद से वो अपने एम्पायर को गवर्न करते थे। तो जब वो बनाया गया था तो उसे यसाक बोला जाता था। यसाक का क्या मतलब होता है, लॉ, डिक्री और ऑर्डर भी हम इसे कह सकते हैं। By the middle of 13th century, Mongols started using the term yasa in more general sense to mean the legal code of Genghis Khan। तो क्या हुआ,
मिडल ऑफ 13th सेंचुरी के दौरान जो मंगोल्स थे उन्होंने इस टर्म को यसा बना लिया, यसा नाम से वो बोलने लगे इस टर्म को। इसका क्या मतलब होता है? लीगल कोड ऑफ जंगीज़ खान, यानी कि जंगीज़ खान के द्वारा बनाया गया उनका लीगल कोड, उनके मेन रूल्स। अदर फ्यू डिटेल्स अबाउट यसाक वर अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस लाइक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हंट। यसाक के अंदर दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस लिखी होती थी, रूल्स लिखे होते थे कि कैसे हंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे रेगुलेट किया जाएगा, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, आर्मी कैसे ऑर्गेनाइज होगी, पोस्टल सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज होगा। तो ये सब कुछ यसाक के अंदर लिखा गया था। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ एज द आइडेंटिटी ऑफ मंगोल्स। तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं चैप्टर को आज। तो देखो, मिडल ऑफ 13th सेंचुरी में क्या हुआ, जो मंगोल्स थे उन्होंने सभी लोगों को यूनिफाई कर लिया और उन्होंने वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा, लार्जेस्ट आई कुड से, एम्पायर बनाया। उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके की सोसाइटीज़ के ऊपर, अलग अलग हिस्ट्री वाले लोगों के ऊपर, अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले लोगों के ऊपर जो है कंट्रोल करा, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डाइवर्स लोगों के ऊपर, डाइवर्स इलाके के ऊपर जो है कंट्रोल करा। मंगोल्स ने रीजन को पॉलिटिकली डोमिनेट कर रखा था, यानी कि बिल्कुल अच्छे से वही कंट्रोल करते थे, लेकिन वो नंबर में न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा कम संख्या में मौजूद थे, बहुत माइनॉरिटी थे, उनकी इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। अब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को, अपनी डिस्टिंक्टिवनेस को बरकरार रखा एक लॉ की मदद से, जिसे हम यसा बोलते हैं या फिर यासा भी कोई कोई बोलता है इसे, ठीक है। यासा वॉज मोस्ट प्रोबेबली अ कॉम्पिलेशन ऑफ कस्टमरी ट्रेडिशंस ऑफ मंगोल ट्राइब्स। तो यासा के अंदर कुछ ट्रेडिशंस लिखे हुए थे मंगोल ट्राइब्स के, ठीक है, जिसे हम जंगीज़ खान कॉड ऑफ लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो यसा की मदद से सभी मंगोल लोग जो थे वो यूनाइटेड थे और उन सभी की कॉमन बिलीफ से, यसा की मदद से, यसा के वजह से। इट रिकॉग्नाइज द एफिनिटी ऑफ जंगीज़ खान एंड डिसेंडेंट्स एंड इवन एज दे अब्सॉर्ब डिफरेंट। तो देखो, इससे क्या होता था, यसा के मदद से बेशक वो कहीं भी रहते थे, मंगोल्स कहीं पर भी उन्होंने कंट्रोल करा, तो वहाँ की थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल तो उनके अंदर आएगा, लेकिन इस यसा की मदद से वो अपनी एथनिक आइडेंटिटी को बरकरार रख पाते थे और अपने उस लॉ को अपने डिफीटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर, प्रजा के ऊपर इम्पोज कर पाते थे। It was extremely empowering ideology inspired by Genghis Khan's vision and was vital in the construction of Mongol universal dominion। ठीक है, तो ये एक आइडियोलॉजी थी जो कि जंगीज़ खान से इंस्पायर्ड थी कि भाई अपने लॉज को, अपने ट्रेडिशंस को मत भूलो, और पूरे मंगोल सोसाइटी ने इसी को जो है अडॉप्ट करा, इसी को फॉलो करा, जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करा। अब मंगोल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये टॉपिक हम देखते हैं। जंगीज़ खान इज रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री एज अ कंक्वेरर, डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटीज एंड अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो जंगीज़ खान को एक कंक्वेरर के नाम से, एक शहरों के डिस्ट्रॉयर के नाम से, एक ऐसा पर्सन जिसने हज़ारों लोगों की जान ली है, तो इस नाम से जंगीज़ खान को जाना जाता है। Many 13th century residents of towns in China, Iran, Eastern Europe looked at steppe people with fear and distaste. However, for Mongols, Genghis Khan was the greatest leader of all time. जो 13th century के जो लोग थे, चाइना, ईरान, ईस्टर्न यूरोप, वो स्टेपी वाले लोगों को, मंगोल्स को बहुत डर से, बहुत बुरी तरीके से देखते थे, वो उनसे डरते थे, ठीक है। और जंगीज़ खान उन सभी मंगोल के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं आज तक, ठीक है। उन्होंने सभी मंगोल लोगों को यूनाइट करा, उन्हें वॉर से आज़ादी दिलाई, उनको प्रोस्पेरिटी दिलाई, रिस्टोर ट्रेड रूट्स, उन्होंने ट्रेड रूट्स को रिस्टोर किया, जो हमने पहले पढ़ा था दूसरी वीडियोस के अंदर। मार्केट्स दैट अट्रैक्टेड ट्रेवलर्स लाइक वेनेटियन, मार्को पोलो, उन्होंने ऐसी मार्केट्स जो है फॉर्म करी जिनसे जो बड़े बड़े ट्रैवलर्स है, जाने माने ट्रैवलर्स है, जैसे कि मार्को पोलो, वो तक भी अट्रैक्ट हुए। यानी कि बेशक लोग उन्हें डर से, हॉस्टिलिटी के वजह से, डिस्ट्रॉयर के नाम से, किलर के नाम से जानते हैं, बट उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी करे हैं अपने लोगों के लिए। बेशक उन्होंने लोगों को हराया था, लेकिन उन्होंने 13th सेंचुरी में बहुत बड़ा मंगोल एम्पायर क्रिएट करा, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के लोग रहा करते थे, अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग रहते थे, अलग अलग फेथ वाले लोग रहते थे। मंगोल खान themselves belong to different faiths like शमन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन। अब मंगोल्स जो थे ना, उनका कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं था, वो खुद भी अलग अलग फेथ्स
फॉलो करते थे, जैसे कि कोई शमन था, कोई बुद्धिस्ट था, कोई क्रिश्चियन था, एंड इवेंचुअली और बाद में चल के उन्होंने इस्लाम अडॉप्ट करा। बट दे डिड नॉट लेट देयर पर्सनल बिलीव्स डिक्टेट पब्लिक पॉलिसी। बेशक उन्होंने पॉलिटिकली कंट्रोल करा, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी इन बिलीव्स को दूसरे लोगों के ऊपर थोपा नहीं, फोर्स नहीं किया कि हम इस्लाम फॉलो कर रहे हैं तो तुम भी यही करोगे, हम बुद्धिस्ट हैं तो तुम भी बुद्धिस्ट ही बनोगे, तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। The Mongol rulers recruited administrators and armed contingents from all ethnic groups and religions. मंगोल रूलर्स ने एडमिनिस्ट्रेटर्स को, आर्मी कॉन्टिजेंट्स को, हर एक एथनिक ग्रुप, हर एक रिलीजन से जो है रिक्रूट करा, अपॉइंट करा। इट वॉज मल्टी एथनिक, मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजियस regime that did not feel threatened by its pluralistic constitution। ठीक है, यानी कि उन्होंने बहुत अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स वाले लोगों को जो है अपने आर्मी के अंदर एज एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट करा। Historians now are studying the ways in which Mongols provided ideological models for later regimes like Mughals in India। तो historians स्टडी करते हैं कि कैसे मंगोल्स ने एक आइडियोलॉजिकल मॉडल दिया है बाद में जो रिजाइम्स आई मुगल्स जैसे कि इंडिया में उनको। मंगोल्स वर डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल। मंगोल्स बहुत डाइवर्स बॉडी थी, ठीक है। वो बेशक बुद्धिज़्म में बिलीव करते थे, क्रिश्चियनिटी में करते थे, इस्लाम में, यानी बहुत अलग अलग फेथ्स में बिलीफ लगने वाले लोग थे वो। जंगीज़ खान एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो जंगीज़ खान को बेशक हॉस्टिलिटी के वजह से, किलर के वजह से, डिस्ट्रॉयर के वजह से जाना जाता है, बट वो कुछ लोगों के लिए एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है। The nature of documentation on Mongols and other nomadic regimes make it highly impossible to understand the inspiration that led to the confederation of divided groups of people in pursuit of an ambition to create an empire। तो हमें ये समझना बहुत मुश्किल लगता है, इम्पॉसिबल लगता है कि क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा होगा कि मंगोल्स ने अलग अलग ग्रुप्स को यूनाइट कर लिया और एक इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करा। दो मंगोल एम्पायर चेंज देयर सोशल सेटिंग्स, जंगीज़ खान रिमेन्ड देयर पावरफुल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। बेशक मंगोल एम्पायर के अंदर उन्होंने अपनी सोशल सेटिंग्स को चेंज करा, टाइम के साथ साथ बदलाव आए, लेकिन फिर भी जंगीज़ खान ही उनके मेन इंस्पिरेशन रहे, ठीक है। At the end of 14th century, Timur, another monarch who aspired to conquer the world, was reluctant to declare himself monarch। अब देखो 14th century में एक और monarch थे तिमूर। वो चाहते थे कि वो भी मंगोल्स की तरह पूरे वर्ल्ड को कंक्वायर करें, लेकिन वो डरते थे अपने आप को एक मोनार्क घोषित करने में, बिकॉज ही वॉज नॉट ऑफ जंगीज़ खान डिसेंट, क्योंकि वो जंगीज़ खान के डिसेंट से बिलोंग नहीं करते। ही डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी एज सन इन लॉ ऑफ जंगीज़ खान फैमिली। तो उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर करा जब वो जंगीज़ खान के सन इन लॉ बने। उसके बाद तो देख सकते हैं जंगीज़ खान का कितना ज़्यादा दबदबा था उस टाइम पे कि कोई अपने आप को ऐसे मोनार्क भी डिक्लेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जंगीज़ खान के डिसेंडेंट्स नहीं थे। अब प्रेजेंट मंगोलिया को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर डिकेड्स ऑफ सोवियत कंट्रोल, टुडे मंगोलिया कंट्री इज रिक्रिएटिंग इट्स आइडेंटिटी एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो सोवियत यूनियन ने कंट्रोल करा था, उसके बाद आज मंगोलिया एक कंट्री है जो कि अपनी आइडेंटिटी एज इंडिपेंडेंट नेशन क्रिएट कर रहा है। इट इज़ प्रोजेक्टिंग जंगीज़ खान एज अ ग्रेट नेशनल हीरो हु इज़ पब्लिकली रिस्पेक्टेड। तो आज भी वहाँ पर मंगोलिया में जंगीज़ खान को एज अ ग्रेट नेशनल हीरो की तरह देखा जाता है और उन्हें पब्लिकली सब रिस्पेक्ट करते हैं। उनके अचीवमेंट्स को बहुत प्राइड के साथ याद किया जाता है। इन द हिस्ट्री ऑफ मंगोलिया, जंगीज़ खान हैड अपीयर्ड एज एन आइकॉनिक फिगर फॉर मंगोल पीपल। तो मंगोलिया की हिस्ट्री में जंगीज़ खान एक बहुत आइकॉनिक फिगर की तरह सामने आए हैं मंगोल लोगों के लिए, यानी कि आज भी जंगीज़ खान को वो एक हीरो की तरह मानते हैं। His personality was inspiring Mongol people by bringing glorious past memories and shaping the national identity that can carry the nation forward। तो उनकी जो पर्सनालिटी है जंगीज़ खान की, वो आज भी मंगोल लोगों को इंस्पायर करती है। जो पहले की मेमोरीज़ हैं उनको वापस से रिक्रिएट करती हैं और उनकी नेशनल आइडेंटिटी को शेप करती है, ठीक है, और उस नेशन को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।